अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आपका हमारे यूट्यूब चैनल HMUMX एजुकेशन हब पर स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी टेट प्रैक्टिस 2, यूपी टेस्ट पेपर 2 तांडव प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें मैं आपको मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैथ में हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस की शुरुआत कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 109 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा हुआ है, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान संभव हैं। तो हमें ये बताना है यहाँ पे a की कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं, ताकि ये तीनों की तीनों जो संख्याएं दो दो के अंतर पर लिखी हुई हैं, ये कैसी हों, अविभाज्य हों। तो देखो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको। हम a की वैल्यू पहले a बराबर 1 लेते हैं। मान के चलो a बराबर 1 अगर हो जाए तो क्या ये तीनों की तीनों संख्याएं अविभाज्य होंगी। कर लेते हैं चेक। a 1 रख लेंगे, a+2 a रखेंगे तो 3 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5। क्या ये तीनों अविभाज्य संख्या। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है एक ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य होती, इसलिए एक हम नहीं ले सकते। a बराबर अगर मैं 2 लूँ तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे a 2 और दो 4। देखो दोस्तों, यहीं पे ये अविभाज्य नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं ले सकते। अगर a बराबर अगर मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 3 और 4 क्या हो जाएगी, 7। देखिए यहाँ पे तीनों की तीनों संख्याएं अविभाज्य संख्या हैं। a की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो, अगर मैं a की वैल्यू 3 लेता हूँ तो हमारी जो तीनों संख्याएं a+2 a+4 है वो 3, 5, 7 आती हैं, जो कि अविभाज्य संख्याएं हैं। इससे आगे a बराबर अगर मैं 4 लूँ तब क्या होगा, 4। तो 4 लेने पे तो वैसे ही ये कैसी हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, अविभाज्य नहीं होगी, तो 4 नहीं ले सकते। अगर मान के चलो 5 ले रहे हैं, 5 अगर लेंगे तो दोस्तों देखो 5 और 2 7, ये तो अविभाज्य होंगे, लेकिन 5 और 4 9 हो जाएगी। ये क्या कैसी संख्या होगी, 9 विभाजित संख्या है, जो कि 3 से विभाज्य होती है, इसलिए a 5 भी नहीं ले सकते। अब इससे आगे 6 लेंगे तो वो हो जाएगी फिर विभाज्य हो जाएगी। 6 और 7 लेंगे तो 7 और 2 9 यहाँ पे, यानी कि अब इससे आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं ले सकते एक ही, जो कि ये तीनों की तीनों संख्या अविभाज्य हों। अर्थात यहाँ से सिंपली हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक केवल एक मान संभव है जिससे ये तीनों संख्या अविभाज्य होंगी, अर्थात केवल एक। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 110। 110 में आपसे पूछा है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमने ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखो, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, 9801, क्योंकि इनमें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हमें पता है 99 का स्क्वायर होता है, जो कि 9801 होता है। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि सर हम निकालेंगे कैसे इसे, तो वो हम काम कर लेते हैं। निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें लिखा है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप क्या करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की ले लेते हैं, 9999। सबको पता होगा ना, ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। तो भाग विधि से निकालेंगे इसे हम, तो पेयर बनाएंगे, पेयर ये बन जाएगी। तो हमें देखना है कि जो एक पेयर है 99, इसके वर्ग के पास वाली कोई संख्या बताओ जो 99 के वर्ग, जो 99 के पास हो, या तो कम हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो। तो वो हमारे पास, जैसे हम 9 का वर्ग देखेंगे तो 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, जो कि ज़्यादा, अर्थात हम यहाँ पे क्या लेंगे, 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9। 9 ही नाम 81 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 8 बच जाएगी, 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पे पेयर
लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, पेयर। इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये कितनी हो जाएगी 18। अब यहाँ पे हमें एक संख्या यहाँ पे लेनी है और एक संख्या यहाँ पे लेनी है, और वो इस प्रकार से लेनी है कि 18 से 99 से ज़्यादा नहीं हो, या इसके बराबर हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो कैसे पता करेंगे, 18 है यहाँ पे, आप क्या करो, एक संख्या यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो एक संख्या ये छोड़ो, 18 का भाग 189 में 2 तो 10 बार जाएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार दे लेंगे हम, यहाँ पे 9 बार दे के देख रहे हैं। ठीक है, 9 से 9 इनाम 81 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल 8, 9 और 8 17। तो यहाँ से बच जाएगी 8, 9, 8 में से 7 गए तो 198। तो 9999 में से अगर मैं 198 हटा दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इसका मतलब ये है। तो 198 हटाओ, जैसे ही हम इसमें से 198 घटाएंगे तो 9801 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब x की घात 13 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या बचेगा, यानी कि तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x - 1 है तुम्हारा, क्या x - 1 है, तो यहाँ इसको x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 1, और जिसमें भाग दिया जाता है उसमें हम x की वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे, और सॉल्व करके x की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 की घात 13, 1 की घात 13 करो या कितनी भी करो, 1 ही होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो सीधे सीधे यहाँ से आंसर तुम्हें दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अब आपका आ जाएगा 112। 112 क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है ए और बी समुच्चय सी के अरिक्त समुच्चय हों तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। तो दोस्तों बताइए ए यूनियन बी किसके बराबर यहाँ पे होगा। तो देखिए ए यूनियन बी में आपको दिख रहा है यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का जो मान होता है, अधिकतम जो मान होता है वो होता है, जैसे ए है तो ए ही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 113। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। यानी कि अभी इसी वक्त 2 वर्ष बाद की बात है, उसमें जो जनसंख्या दे रखी है 4410 दे रखी है। तो हमें बताना है कि वर्तमान में मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हम कैसे निकाल लेंगे, मान के चलो अभी की जो जनसंख्या है वो कितनी है, x मान लो। ठीक है, 5% बढ़ रही है, तो हमें 5% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% का मतलब है 5/100, 5/100, इसका मतलब हो जाएगा 1/20, 1/20। यानी कि जब जनसंख्या 20 से 1 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 21/20। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो फिर से 21/20, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जा रही है, 4110। x बराबर 21, x गुणा 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441, और ये हो जाएगा 400 बराबर 441 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4410 गुणा 400 और बट्टे 400 बट्टे 441। 441 से कितनी बार, 10 बार, और गुणा करेंगे 10 का 400 में तो कितनी हो जाएगी, 400। तो यानी कि जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी तो वो कितनी हो जाएगी, 4000, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। एक कंपनी 25 लाख की राशि एकत्रित करने के लिए प्रत्येक शेयर से 100 रुपये लेती है। प्रत्येक शेयर से कितने रुपए लेती है, 100 रुपये लेती है। कम से कम कितने शेयरों से राशि एकत्रित की जाएगी। तो यानी कि एक 25 लाख की राशि 100 और एक शेयर पर 100 रुपये लेती है, तो हमें कितने
शेयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारे पास जो राशि है कितनी हो जाए, 25 लाख इकट्ठी हो जाए। तो 25 लाख 25 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख, तो 25 लाख है। और प्रत्येक शेयर पर 100 रुपये एकत्रित करती है, तो 25 लाख पर कितने शेयर होने चाहिए, 25,000। तो आंसर हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिख जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 115, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि यह हुक्म का इक्का हो। तो सबसे पहले हमें पत्ते की जानकारी होनी चाहिए, ताश के पत्तों में कौन कितने काले कितने लाल पत्ते होते हैं, हुक्म के कितने होते हैं, ईंट के कितने होते हैं। तो देखिए हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26, जिनमें इक्का 1 होता है। कितने इक्के होते हैं, 1। तो इसकी प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को सही कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो सही होगा वो इस प्रकार से है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म या इक्का हो। क्या हुक्म का या इक्का हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हुक्म के जो पत्ते होते हैं, देखो हमें हुक्म या इक्का चाहिए। हुक्म का पत्ता चाहिए तो हुक्म की प्रायिकता क्या होगी, H ले रहा हूँ मैं। और देखें हुक्म के जो पत्ते होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। नहीं, हुक्म के पत्ते होंगे तुम्हारे 13। हुक्म के पत्ते कितने होंगे, 13। और इक्का कितने होंगे, 1 इक्का होगा। तो हुक्म के पत्ते और इक्का में जो कॉमन पार्ट होगा वो कितने होंगे, वो भी 1 ही होगा, ठीक है। और इक्के टोटल होते हैं 4, तो 13/52 हो जाएगी तुम्हारी हुक्म की, और प्लस इक्के की हो जाएगी 4/52। और इसमें जो दोनों में कॉमन पत्ता है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 13 और 4 17, 17 में से 1 गए तो 16/52 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से 13 चौक 52। तो इसका जो आंसर होगा तुम्हारा वो क्या होगा, 4/13 फर्स्ट ऑप्शन, 4/13 फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो x, y का मान तुम्हें निकालना है। तो ये तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से इसमें बनाया नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, इसमें 4 क्या हैं आपके कोण है, 3y-5 और एक है 4y+20, और ये वाला है 4x और ये है 7y+5। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से कर लेते हैं। यहाँ पे रख के देखो, ये तो तुम्हारा क्या होगा x और ये y। x की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे रखो 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे y की वैल्यू रखो 25 चौक 100 और 20 120। इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो देखिए क्या 180 आ रहा है इनको जोड़ के, हाँ 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि भैया हमारा जो ऑप्शन है क्या है, 1 सही होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1।
क्वेश्चन नंबर 116, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 27 है। तो बहुलक का मतलब है जो प्रेक्षण तुम्हें दे रखे हैं, ये आंकड़े जो दे रखे हैं इनमें 27 की जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी 27 बहुलक होगा। 27 कितनी बार है यहाँ पे? एक बार, 1 27, 2 27, 3 27, 25 25, 25 भी 3, 26 26, 26 भी 3, तो 27 बहुलक होने के लिए तो x क्या होना चाहिए हमारे पास? 27 ही होना चाहिए, तभी जाके हमारे 27 की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी 4, और इसका बहुलक तभी होगा क्या? 27। तो x भी क्या होना चाहिए? 27 ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड माइनस 3xy जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आता है तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देखना 2 प्लस 1 माइनस 3, तो ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। का मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात कितना है? 3:2 है, यानी कि वोमेन और मैन 3:2 के अनुपात में है। 20 और पुरुष आने से यहाँ पर 20 पुरुष आए हैं। कितने पुरुष? 20 पुरुष आ जाते हैं, तो जो अनुपात है वो उलट गया। अनुपात 3:2 था, अब क्या हो गया? 2:3 हो गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे स्त्रियों की संख्या बतानी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि बदलाव किस में हुआ है? पुरुषों में ही तो बदलाव हुआ है, केवल पुरुष में ही तो 20 पुरुष बढ़े हैं, स्त्री तो अभी भी ही उतनी ही होंगी। का मतलब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो हमें क्या करना होगा? स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की जो संख्या है वो क्या करनी होगी? समान करनी होगी। ठीक है, तो ये 3 2 3 दूनी 6, यानी 6 करनी है। 6 करने के लिए 2 से गुणा, 6 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। अब देखिए 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 5 पुरुष बढ़ गए। लेकिन सवाल में कह रखी है कि भैया 20 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 20 बढ़े हैं। मतलब हमारे हिसाब से 5 और सवाल के हिसाब से 20। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? यानी 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। हमसे पूछ रहा है स्त्रियां कितनी थीं? स्त्रियां थी तुम्हारी 6, 1 की वैल्यू 4, तो 6 की वैल्यू 6 गुणा 4 का मतलब 6 चौक 24, यानी जो स्त्रियां हमारी थीं वो कितनी हो जाएंगी? 24। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 120। देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए। यहाँ पे 3 चर युक्त रैखिक समीकरण ए बी सी के लिए यदि a/2 b/2 c/4 इक्वल टू 2a - 3b + 5c अपॉन k, तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? k की। k की वैल्यू आई बताओ क्या होगी? कैसे निकालेंगे इसे? क्या करना है आप लोग ना, ये करो, इस पूरे जो तुम्हें समीकरण दे रखा है इस पूरे को 1 के बराबर मान लो। कुछ भी, किसी के भी बराबर मान सकते, 1 2 3 जो भी तुम मानना चाहो, किसी के भी बराबर मान सकते हैं। अब जब तुम इसको 1 के बराबर मानोगे तो यहाँ से भैया a की वैल्यू जो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और जो c की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2a - 3b + 5c, और k का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो इक्वल टू k, यानी k की जो वैल्यू होगी तुम्हारी ये होगी। अब इसमें क्या करना भैया? तुम्हें a की, b की, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख दो और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 3
बी की वैल्यू है 3 प्लस 5 और सी है 4 और ये होगी हमारी के की वैल्यू। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 चौक 20 बराबर के। 20 और 4 24, 24 में से 9 गए तो 15 और हमारा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, समझ आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 आंसर। ठीक है ना। इसके आगे अगले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 121। 121 समुच्चय से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें दे रखी है तुम्हें कि ए और बी दो समुच्चय हैं। ए माइनस बी बराबर तुम्हें ए दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। भैया एक बात बताओ, किसी में से कुछ घटा रहे हैं और वही संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए, ये तो जीरो होना चाहिए, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है, इसका मतलब बी क्या होगा? फाई। अच्छा भाई, बी फाई हो गया और हमसे पूछ रहा है वो क्या? ए इंटरसेक्शन बी। अब बी फाई हो गया और किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होगा? किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाई। दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में आपसे पूछ रहा है भैया कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी ज्ञात कीजिए। देखो, ये तुम्हारी इक्वेशन है। ये क्या है? तुम्हारी इक्वेशन है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई थी तो अब वो सही हो चुकी है। हम फिर से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हम 122 पर चल रहे थे और क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। देखो, इसके मूल जो हैं दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्या हैं? मूल दो क्रमागत पूर्ण। कोई भी दो संख्या ले लो जो कि क्रमागत हों और पूर्ण हों, कोई भी ले लो। मान के चलो हमने एक तो एक ले ली और एक ले लिया 2। अब इससे समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बना रहे हैं हम इससे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये हमारी द्विघात समीकरण का क्या होता है? ये इक्वेशन होती है भैया। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 2 लिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 3 प्लस गुणनफल 2 बराबर 0। यहाँ पे ए कितनी है? 1, बी कितनी है? -3, सी कितनी है? 2। हमें आंसर में क्या पूछा? बी स्क्वायर माइनस के 4c। बी की वैल्यू -3 -4, सी की वैल्यू 2, 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और आंसर क्या? 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 13 और 1989। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या अगर हमें निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? मासा गुणा लासा और बट्टे जो संख्या दे रखी है वो संख्या। ठीक है, 13 से इसको काटेंगे 9 बार और 9 से इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। आंसर नंबर 2 221। ठीक भाई, आगे क्वेश्चन देखिए 124।
124 क्वेश्चन है। ए प्रताप क्या कह रहा है, प्रताप एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब ये खरीदेगा, बेचेगा, क्या करेगा, वो तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका जो मूल्य है उसका मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य। तो वो हम क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं, यानी कि 100 मान लिया हमने। क्या मान लिया, मूल्य 100। अब इस 100 रुपये की चीज़ को प्रताप 10% कम में खरीद रहा है भाई। कितने में, 10% कम में, यानी कि 90 में खरीदेगा। कितने में, 90 में खरीदेगा। और इस फिर कह रहा है वो 10% अधिक पर बेचता है। कितने पे बेचता है, 10% अधिक। 100 रुपये की चीज़ को 10% ज़्यादा पे अगर वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई, 110 में बेचेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है उसका लाभ क्या है। देखो उसने वो जो खरीद के लाया था 90 में खरीद के लाया था, बेच रहा है 110 में। यहाँ से कितना लाभ हो गया, 20 का। कितना लाभ हो गया, 20 का लाभ हो गया। कितने पे भैया, कितने पे हुआ है, 90 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 20 का लाभ 90 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 0 ख़त्म। तो कितने, 200/9। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बच गया 9 9। तो 22 सही 2/9%। आंसर आपका हो जाएगा 3। तीसरा आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। यदि समीकरण, क्या, यदि समीकरण ये तुम्हें दे रखा है x² - px + 54 के मूल 2:3 के अनुपात में हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको जो गुणनफल दे रखा है वो 54 है। मूलों का गुणनफल कितना है, 54 है। ठीक है। और मूल 2:3 में, तो 2:3 में है, तो 2 × 3 = 54। तो 3 दूनी 6। तुम ना इसको ऐसे करके समझो, एक मूल तो मान लो 2m मान लो, और एक मूल मान लो 3m। अब मूलों का जो योगफल होता है वो होता है 2m + 3m माइनस b/1। b माइनस के p है, बट्टे a 1 है। तो 2 और 3 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5m और बराबर p। यहाँ से m की जो वैल्यू होगी, अच्छा m की वैल्यू को तो छोड़ो, तुम ये समझो, यहाँ पे देखो तुम भाई, गुणनफल देख ले रहे हैं। 2m × 3m बराबर, गुणनफल क्या होता है, c/a, यानी 54, और a कितनी है, 1। 3 दूनी 6m² बराबर 54। m² कितनी आ जाएगी, 6 नाम 54, और m की वैल्यू आ जाएगी 3। m कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे। m जब 3 आएगी तो यहाँ पे भैया 3 रखो m, तो 5 3 15। तो m की p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयां का अनुपात 25:64 है। ऊंचाइयां का अनुपात दे रखा है, तो मैं ऊंचाई दे रखी है। दो शंकु हैं तो इसको हम मान रहे हैं H1। इसको हम क्या मान रहे हैं, H1। तो H1/H2 दे रखी है तुम्हें 25/64, तथा उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि V1 मान लो, V2 मान लो, इनका अनुपात दे रखा है 4:5। क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। R1/R2 क्या करना है हमें यहाँ पे निकालना है। तो भैया V1 आयतन क्या होता है, 4/3 πr² H, और 4/3 H1 ले रहे हैं ऊपर, 4/3 πr² H2। ये तो ख़त्म हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे
R1 की वैल्यू और R2 का अनुपात ये तो हमें निकालना है। और H1 अनुपात H2 कितना दे रखा है तुम्हें? 25/64, 25/64। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2, इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल है? 64 गुणा 4 576, 25 गुणा 5 125। अगर हम इस पे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे R1/R2, तो 575 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 24 का, 24 का वर्गमूल होता है 575। और R2 हो जाएगा 125 का 5, 100। एक सेकंड, अरे यार पूरा ही कट गया। देखो दोबारा से देख लेते हैं। ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2, तुम तो सीधे वो देखो, छोड़ो। आयतनों का अनुपात दे रखा है 4/3 पाई R² H1, दूसरा 4/3 पाई R² H2, 4/3 पाई से पाई R1/R2, इसका स्क्वायर बराबर बराबर नहीं मल्टीप्लाई H1/H2 जो कि 25/64 है। और ये अनुपात किसके बराबर दे रखा है? आयतनों का अनुपात 4/5 के। तो R1/R2 का स्क्वायर बराबर 64 गुणा 4, 25 गुणा 5। तो R1/R2 अगर हम यहाँ से निकालें तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 का वर्गमूल √5। तो 16/5 √5 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में कोई ना कोई क्या है भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। एक सेकंड में देख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें दे रखा है ये आयतन का, आयतन नहीं है ये, क्या है? ये त्रिज्या, ये व्यास का अनुपात दे रखा है। तो मैं क्या दे रखा है? व्यास का अनुपात। तो इसको व्यास का अनुपात आयतन की जगह पर दे रखा है यहाँ पे व्यास, व्यासों का अनुपात दे रखा है। तो देखो इसको हम अब सीधे सीधे कर सकते हैं। कैसे? और यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे क्या पूछ रहा है? वो आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतनों का अनुपात। इसमें ये मिस्टेक हो गई है, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। आयतनों का अनुपात यहाँ पे पूछा है, त्रिज्या, व्यास और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब व्यास का अनुपात दे रखा हो या त्रिज्या का अनुपात दे रखा हो, अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यास है कि त्रिज्या, तुम सीधे यही त्रिज्या मान के यूज कर लो। कैसे? कि अनुपात होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ से क्या ले लो? 4 का स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू वहाँ से 25/4/3 पाई, यहाँ वहाँ से आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 64। 4 चौक 16 से 64 कितनी बार? 4 बार। 25 से 25 जितनी बार, ये पूरी कट जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक थी, ये सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 127। यदि ए, ये समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन है आपका। एक समुच्चय है, ए क्या है? एक समुच्चय है, और ए में तुम्हें अवयव दे रखे हैं, बिलो का एक अक्षर है। तो इसमें मैं एक समुच्चय ऐसे करके ले लूँ, BEL, O, W, ये समुच्चय दे रखे हैं। और एक समुच्चय दे रखा है बी, जिसमें अवयव वूल के हैं। अवयव अगर हमने लेने हैं तो केवल एक ही बार हम यूज करते हैं, लेटर केवल एक ही बार। तो हमें सी निकालनी है, और सी कैसे निकालनी है? A माइनस बी करके। अब बताइए दोस्तों, ए में से माइनस अगर बी करूँ मैं, ए में से बी माइनस करूँ, तो हमें W हट जाएगा, यहाँ से O हट जाएगा, यहाँ से L हट जाएगा। तो क्या बच जाएगी? B और E।
सी के उपसमुच्चयों की संख्या पूछी है उसने, इसमें टोटल अवयव कितने हैं, 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 2। और उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात जितने अवयव हैं ऊपर 2, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा 128। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेमी और 24 सेमी है, इसका परिमाप बताना है भैया। एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण तुम्हें दे रखा है 24 और एक विकर्ण दे रखा है तुम्हें 10। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं समकोण पर। विकर्ण, अच्छा मैं देखो ऐसे करके लिख देता हूँ, अगर ये समचतुर्भुज ए बी सी डी है तो इसके जो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ऐसे करके समझो, ये क्या होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे और यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर काटेंगे। तो यहाँ से एक बात बताओ मुझे, ये जो लाइन होगी ये कितनी होगी, 5 हो जाएगी। और ऐसे ये पूरी 24 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12। अब समकोण है तो ये कितने का होगा, 90 का। अब तुमको एक रेशियो पता होगा 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का। इसमें ये क्या होता है, कर्ण होता है 13। 5, 12 दे रखा है तो ये तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और हमें परिमाप निकालना है तो 13 ये 13 ये 13 ये 13 चौक 52, सबको जोड़ देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 129। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षण की संख्या 40 है। कितने प्रेक्षण है टोटल, 40 प्रेक्षण। यदि प्रथम प्रेक्षण का माध्य 4.5 है, यदि प्रथम प्रेक्षण का माध्य 4.5 है, प्रथम 10 प्रेक्षण का माध्य 4.5 है तो शेष का माध्य 3.5 हो तो संपूर्ण का माध्य क्या होगा। एक बताओ, 10 प्रेक्षण का माध्य 4.5 है तो योगफल निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा कितना, 45। और शेष प्रेक्षण 10 प्रेक्षण का कितना है तो बचे 30। 30 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 3.5। इनका योगफल ऐसे निकाल लेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 पॉइंट से 0 हट जाएगी ये। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 0 4 0 4 और 1 5, 1 और 1 2, 250 हो जाएगा टोटल। सबका माध्य निकालना है तो 40 से क्या कर दो, भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल। 25 के आधे 12 और 12 के आधे, इस 4 का आधा 12.5, 12.5 का आधा हो जाएगा कितना भाई, 7.25, या फिर भाग दे दो, 4 छिक्की 24। कैसे गड़बड़ है भाई। अच्छा ये हो जाएगा 150 होगा, ये देखो ध्यान से, 45 5 50 और ये 150 होगा। इसलिए 4 का भाग दो, 4 4 तिया 12 और यहाँ पे बच गए कितने, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, मतलब 3.75 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है हमें। बेलन का क्या बताना है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ। अब एक बात बताओ, ये आपके सामने क्या है, एक ठोस है, ऐसे समझो तुम। ये क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का, ये ठोस है, घनाभ है। इसमें से बेलन काटा जा रहा है।
तो ये जो बेलन होगा वो इस प्रकार से काटा जाएगा, इसके अंदर से ऐसे करके। तो इस बेलन की जो हाइट होगी वो घन की कोर के बराबर होगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। और इस घन का जो व्यास होगा वो भी इसकी कोर के बराबर होगा, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। घन का पूछ रहा है हमसे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 14 और 7 से 7 22 दूनी 44 और 14 और 7 कितने 21, 21 चौक 84, 8 84 और 8 92, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 924 इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में अगर हम देखें तो इसमें दे रखा 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या में को 53 में से घटा दिया जाता है। तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -35 हो तो नई संख्याओं का माध्य क्या होगा। 50 संख्याएं दी गई हैं और 53 में से प्रत्येक संख्या को घटा दें तो उनका माध्य जो आता है वो -35 होता है। जैसे कि x1 है, इसमें से भी 53 माइनस कर दो। ठीक है, x2 में से भी 53 माइनस कर दो। इस प्रकार से कितने तक 50 संख्याओं में से -53 कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब को अगर हम जोड़ें तो जो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x की 50 संख्या है और इसमें से 53 जो होंगे वो कितनी बार आए होंगे, 50 बार, ये कम कर दिए हमने। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट कितने तक 50 संख्याएं जी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 5 25। देखो मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ आराम से। पहले देखो 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याओं का माध्य 50 संख्याएं जो कि x1 में से भी 53 माइनस किया गया है प्लस दूसरी में से भी -53, यानी हर संख्या में से 53 माइनस किया गया है। और डॉट डॉट जे हम कितनी संख्याएं हमारे पास 50 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका समांतर माध्य 50 संख्या तो बट्टे में 50 और जो समांतर माध्य है -35 है, -35। तो x1 प्लस x2 प्लस x डॉट डॉट प्लस x 50 तक, नहीं jx1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x 50। और ये 53, 1 53 2 53 डॉट डॉट कितने 53 50 तक हैं। ये 53 कितने तक हैं 50। तो 53 गुणा 50 और इस 50 का गुणा इधर हो जाएगा -35 गुणा 50। तो ये x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x 50 बराबर, इसका इसमें गुणा कर लो या गुणा मत करो, ऐसी रहने दो। ये उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 53 गुणा 50 और ये -35 गुणा 50 है। 50 भाई कॉमन ले लो और ये 53 में से 35 गए तो कितने बचे 8 और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 18, 18 पंजे 90। तो ये जो संख्याएं हैं तुम्हारी 50 की 50, ये कितनी, इनका योगफल कितना होगा 900। और हमें क्या निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए 50 से क्या कर देंगे भाग, 0 0। 5 का दे दो, तो नई संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -35 है, नई संख्याओं का माध्य। ठीक है, 5 एकम 5, 18 पंजे 90, 18 आ जा रहा है यार। इसका तो क्या मिस्टेक हो रही है इसमें। क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। 50 संख्या दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटा दिया जाता है। हमने यार गलत कर दिया, 53 में से हर संख्या घटाई जा रही है। ये सब जो हैं ये तो प्लस के होंगे, ये माइनस के होंगे, तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। दोबारा से देखो एक बार, 53 में से माइनस की जा रही हैं संख्या, जैसे x1 प्लस
53 माइनस x2 प्लस डॉट 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 53 माइनस x 50 और बराबर बट्टे में 50 आएगी और माइनस 35 इनका वो है, तो मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 50। 53 कितनी बार आएगा यहाँ पे 50 बार, और ये माइनस कॉमन ले लो सब में से, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x 50 और बराबर माइनस के 35 गुणा 50। ये तो उधर जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो ये ऐड हो जाएंगी, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x 50। तो ये 50 कॉमन ले लो इसमें से, 53 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88। तो नई संख्याओं का माध्य क्या होगा, नई संख्याओं का माध्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब इनका योगफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो 50 संख्याएं हैं, इनका माध्य निकालना है तो 88 आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए 88। या तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 131 क्वेश्चन नंबर, इसको देखो शॉर्ट में एक बार करते हैं। प्रत्येक हर संख्या को 53 में से घटा दिया जाता है। 50 संख्याएं, हर संख्या को 53 में से घटा दिया जाता है, जो तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -35 हो। प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या हो, -35 है, तो इनका योगफल जो होगा वो कितना हो जाएगा। 55 25 5 3 15 और 2 17, 1750। एक चलो इसको बाद में देखते हैं, एक बार आगे चलते हैं। पहले 131 ध्यान रखना। इस श्रेणी 5, 9, 14 ये दे रखे हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। आंकड़ों की मध्य का 24 है, तो x का मान बताना है। मध्य का क्या है 24, तो x का मान पहले ये देख लो कितनी है, कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रेक्षण है। तो इसका क्या करो, आधा, 10 के आधे 5 यानी 5वां पद लेना है, और इससे एक आगे 6वां पद लेना है, और उसमें क्या कर देंगे 2 से भाग, जो कि कितनी दे रखी है तुम्हें मध्य का 24। 5वां पद x + 1 है, और 6वां पद है 2x - 13 और बट्टे 2 बराबर 24। तो x 2x और 1x 3x, 1 - 13 माइनस के 12, 24 दूनी 48, तो 3x बराबर 48, 12 उधर गए तो प्लस के, तो ये हो जाएगी 60। 3 से 60 कितनी बार कट जाएगी 20 बार। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 133। एक मैदान में 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चरेंगी। इसमें देखो 44 गायें हैं, 44 क्या हैं गाय, और 9 दिन लगते हैं इसको चरने में। इसी मैदान को कितनी कम ज़्यादा गायें, मान के चलो x गायें होंगी टोटल, और 12 दिन में ये चर लेंगी। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो 3 से 4 बार, और ये 3 से 3 बार, 4 से कितनी बार 11 बार, 11 तिया 33, टोटल 33 गायें इस पूरे मैदान को चर लेंगी। पहले गाय कितनी थी 44, तो कितनी कम, 11 गाय कम, 11 गाय कम। ये 11 गाय एक में ज़्यादा होगा और एक में क्या होगा कम होगा। जो भी कम है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो आंसर हो जाएगा 11 गायें कम। क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं, अच्छा ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे
बीजगणित, ज्यामिति आदि एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। बीजगणित अगर तुमसे नहीं आता है तो तुम्हें भाई प्रॉब्लम होगी किसमें? ज्यामिति में। तुम्हें ज्यामिति में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। और अगर ज्यामिति नहीं आती है तो अंकगणित में प्रॉब्लम होगी। अर्थात ये दूसरे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये कह रहा है अंकगणित को बिना बीजगणित के पढ़ा जा सकता है? नहीं। बीजगणित के बिना त्रिकोणमिति को समझना संभव नहीं है। बीजगणित के बिना त्रिकोणमिति को समझना संभव नहीं है। ज्यामिति के बिना बीजगणित को समझना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या हो गया इसको भाई? इसमें ये देखो नहीं नहीं गलत लिखा हुआ है, नहीं तो सारे ऑप्शन गड़बड़ हो रहे हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षिक तरीका सबसे अच्छा है? विद्यार्थी की तार्किक चिंतन क्षमता को विकसित करने के लिए सहायता करना। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें किसी विद्यार्थी की तार्किक चिंतन क्षमता को अगर विकसित करना है तो हमें उसकी क्या करनी होगी? सहायता करनी होगी। केवल सूत्रों को याद करना नहीं, नहीं, ये तो भैया रटन तो हो गया। इसमें रटने जैसी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये भी रटने की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट ही समझ लो। हर विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना नहीं, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको उस तरीके से पढ़ाना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। क्वेश्चन नंबर 136, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन भाई 100 मान लो, 25% अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से, तो ये हो जाएगा, ये बी का वेतन 100 मान लिया तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 125। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है भैया? 25 कम हो गया। यहाँ पे कितना कम हो गया? 25। कितने पे? 125 पे। तो 125 पे 25 कम का मतलब गुणा 100, 25 चौक 100। अरे यार गलत लिख दिया। 125 ऊपर आएगा और नीचे 125 केवल ऊपर आएगा, नीचे 125 और गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 20%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 137, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्या याद कीजिए। 8 देखो इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, सबसे 8 आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे। लेकिन तुम देख पा रहे हैं इनका योग, इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि यहाँ पे कुछ भी होगा और यहाँ पे कुछ भी होगा। तो लासापा 15 आना चाहिए। 15 लासापा किससे आएगा? 3 और 5 से। इससे तो आ नहीं सकता, इससे आ नहीं सकता, इससे आ नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 4। तो आप ये भी ऐसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार पाई चार्ट में 25, मकान किराया 20, यात्रा 15, भोजन 20, बचत 20। यदि शिक्षा तथा यात्रा का खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? परिवार की कुल आय हमें बतानी है। पाई चार्ट एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ, इसमें बना हुआ नहीं है। ये शिक्षा 25, बचत 20 और भोजन पर
20, यात्रा 15 और मकान किराया 20%। तो ये कह रहा है यदि शिक्षा तथा यात्रा का खर्च का अंतर 4000 है। शिक्षा और यात्रा, शिक्षा भाई कितनी है 25%, और यात्रा पे कितना है 15%। इसका तुम्हें शिक्षा और यात्रा का खर्च का अंतर दे रखा है। अंतर कितना हो जाएगा 25 - 15। जे टोटल कितना दे रखा है 4000। इतना परसेंट कितने के बराबर है 4000 के। 5 में से 0, 2 में से 1 10, यानी 10% 4000 के बराबर है। तो तुम्हें 100% पूछा है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 40,000 के। 40,000 देख लो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का, अच्छा ये साइंस के क्वेश्चन आ गए भाई। साइंस के क्वेश्चन तुम्हें बाद में कराए जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो आगे चलते हैं, कहाँ तक है मैथ। पृथ्वी, 10 किलोमीटर तरंग संपीड़न, कांच का अपवर्तनांक, घरेलू वायरिंग। धातु अम्ल, तो भाई मैथ के क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं ख़त्म। तो अब हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और भाई शेयर करें, अच्छी लगे तो क्लास सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।